हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रमोशन, प्रमोटर, उसकी डेफिनेशंस और उसके जो विभिन्न स्टेप्स थे प्रमोशन के लिए जो आवश्यक थे वो हमने लर्न किए थे। इस वीडियो में हम अगला जो कंपनी की जो स्थापना का अगला चरण है वो हम लर्न करेंगे, दैट इज समामेलन अथवा रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। बच्चे, कंपनी की स्थापना का जो दूसरा चरण है वो कंपनी का समामेलन अथवा रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके अंतर्गत कुछ प्रारंभिक क्रियाएं संपन्न करने के पश्चात जो प्रपत्र होते हैं वो रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा कराने पड़ते हैं, जो रजिस्ट्रार होता है उसके कार्यालय में, और जो उसको प्रपत्र के साथ जो आवश्यक जो फीस होती है उसको भी जमा करना होता है। और ऐसा करने के पश्चात जो समामेलन का एक प्रमाण पत्र जो है वो प्राप्त किया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो एक कंपनी समामेलन रजिस्ट्रेशन के पश्चात ही अस्तित्व में आती है। जब तक कंपनी का समामेलन नहीं हो जाता उसे वैधानिक दृष्टि से कंपनी नहीं कहा जा सकता है। तो एक कंपनी के समामेलन की विधि को ही हम जो है निम्नलिखित भागों में विभाजित करेंगे। एक समामेलन में कौन कौन से जो स्टेप हैं वो पूरे करने होते हैं, तब जाकर जो है एक रजिस्ट्रेशन जो है कंपनी का पूरा हो पाता है। हाँ, तो जो समामेलन अथवा रजिस्ट्रेशन है इसमें सबसे पहले हमारे पास इसमें 4 स्टेप्स हैं। पूरा जो रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है पूरा करने के लिए नंबर 1 है प्रारंभिक क्रियाएं, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़, और नंबर 2 है रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किए जाने वाले जो प्रलेख हैं, डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, जो सबमिट करने होते हैं आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस में जहां रजिस्ट्रेशन होता है। एंड नंबर 3 है निर्धारित शुल्क का भुगतान करना, और नंबर 4 है पूंजी अभिदान, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो हम इनको वन बाय वन जो है बच्चे लर्न करते हैं। नंबर 1 है प्रारंभिक क्रियाएं, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़। तो प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ में हमारे पास जो है समामेलन के लिए रजिस्ट्रार के जो पास पूर्व अग्रलिखित प्रारंभिक क्रियाएं जो संपन्न करनी पड़ती हैं वो नंबर 1 है पंजीकृत कार्यालय, रजिस्टर्ड ऑफिस। इसका क्या मतलब है पंजीकृत कार्यालय का? पंजीकृत कार्यालय नंबर 1 रजिस्टर्ड ऑफिस। तो सबसे पहले यह निश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित कंपनी का मुख्य कार्यालय किस राज्य में होगा, उसका जो ऑफिस है। यह निर्णय कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा लिया जाता है, और ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि कंपनी का पंजीकरण उस राज्य के रजिस्ट्रार के यहाँ होता है जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित होता है। ओके, उस राज्य में, जिस राज्य में कंपनी का जो है वो निर्माण होना है, पंजीकरण होना है, उसी राज्य में उसकी जो है वो रजिस्ट्रेशन करानी होती है। एंड नंबर 2 है कंपनी का नाम निश्चित करना, टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम निश्चित करना। इसके अंतर्गत बच्चे वो जो कंपनी के नाम का चुनाव जो है करने के लिए आवश्यक है कि नाम निर्धारित करने से पूर्व रजिस्ट्रार के कार्यालय से इस बात की जानकारी प्राप्त कर ली जाए कि क्या प्रस्तावित नाम की स्वीकृति मिल सकती है अथवा नहीं। यानी कि एक ही नाम की 2 कंपनी नहीं होनी चाहिए, या आपका कोई ऐसा नाम है जो पहले से ही वहाँ पर कंपनी कार्यालय में रजिस्टर्ड है, तो भी इसका आपको पता करके फिर अपने जो है नाम के, यद्यपि कंपनी के नाम का जो चुनाव है स्वेच्छा से किया जाता है, लेकिन भारतीय कंपनी जो अधिनियम की धारा 20 के अनुरूप होना चाहिए। अतः कंपनी का नाम पहले से स्थापित की गई किसी दूसरी कंपनी के नाम से मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए, और ना ही केंद्रीय सरकार की दृष्टि से अनुचित होना चाहिए।
तो कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। इन बातों का जो है हमें कंपनी के नाम में इसमें ध्यान रखना होता है। एंड नंबर 3 है उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करना। टू गेट लाइसेंस अंडर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। ये क्या बोलता है? तो ये बोलता है कि देश के संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उक्त अधिनियम पास किया तथा 1953 के इस अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए। यदि कंपनी किसी ऐसे उद्योग के बारे में स्थापित की जा रही है जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, तो ऐसे लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए निर्धारित फॉर्म पर प्रार्थना पत्र भेजना चाहिए और ऐसे प्रार्थना पत्र को केंद्रीय सरकार के व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली के सचिव के पास भेजना चाहिए। एंड नंबर 4 आवश्यक नियुक्तियां करना। टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स। इसके अंतर्गत जो अभिगोपक हैं, जो दलाल हैं, बैंकर्स हैं, कानूनी सलाहकार हैं, ऑडिटर्स इत्यादि की जो नियुक्तियां हैं वो की जाती हैं तथा पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के नाम तय किए जाते हैं। कौन कौन से जो लोग हैं, वो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनेगा उसके ऊपर जो सिग्नेचर करने वाले होंगे, वो हस्ताक्षर करने वाले जो आधिकारिक रूप से उन लोगों का जिक्र इसमें किया जाता है। एंड नेक्स्ट है प्रमुख प्रलेख तैयार करना। टू गेट द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड। इसके अंतर्गत कंपनी पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम तैयार किए जाते हैं तथा उन्हें छपवाया जाता है, उनको प्रिंट करके उनको तैयार किया जाता है। एंड नंबर 6 है रजिस्ट्रार के पास प्रार्थना पत्र भेजना। सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। तो उपरोक्त जो ये प्रारंभिक कार्य थे, ये नंबर 6 जो हैं, ये सभी जो कार्य हैं, इनके करने के पश्चात कंपनी के जो प्रवर्तक हैं उस राज्य के कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास जहां कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थापित करना है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना पत्र जो है वो प्रस्तुत करता है। और ये जो नंबर 1 और आपके पास अब क्या है कि रजिस्ट्रार के पास जो प्रस्तुत किए जाने वाले जो प्रलेख हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रजिस्ट्रार के पास आपने जमा करने हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो है नंबर 1 है आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम। इसके बीच में इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें जो है आने वाली हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो किसी भी कंपनी का समामेलन पार्षद सीमा नियम के बिना नहीं हो सकता। जब तक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये नहीं है तो उसका जो है इनकॉर्पोरेशन जो है कंपनी का नहीं हो सकता। वह अधिनियम के अधीन कंपनी के उद्देश्यों को परिभाषित करता है और अधिकारों की सीमाएं निश्चित करता है। तो सीमा नियम में आधारभूत बातें होती हैं और केवल उन्हीं के आधार पर कंपनी के समामेलन की स्वीकृति भी दी जाती है। तो सार्वजनिक कंपनी की दशा में कम से कम 7 होने चाहिए। यदि पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 तथा निजी कंपनी की दशा में कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा यह प्रलेख हस्ताक्षरित होना चाहिए और प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता को कम से कम 1 अंश लेना आवश्यक होता है। इस पर आवश्यक स्टैंप जो है वो लगा होना चाहिए। तो ये जो है पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत ये बातें आनी चाहिए। नंबर 2 है पार्षद अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो बच्चों आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत तो है ये प्रलेख भी क्या है, ये जो पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत जो आपने दिया गया है, डिफाइन किया गया है सारी चीज़ें, उनके जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए तथा कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए नियमों का उल्लेख जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में किया जाएगा होता है। और इस प्रलेख पर भी उन लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए जिन्होंने पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर किए हैं, जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन किए हैं, वो लोग भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सिग्नेचर
करेंगे। तो पार्षद अंतर्नियम छपा हुआ तथा पैराग्राफों में विभक्त होना चाहिए। और सार्वजनिक जो कंपनी के लिए जो है वो उसके लिए अंतर्नियमों तैयार करना जो है आवश्यक नहीं है। यदि वह चाहे तो इनकी जो स्थान पर है वो टेबल ए होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे, स्वीकार कर सकती है। ऐसी दशा में पार्षद सीमा नियम को रजिस्ट्रार के पास भेजते समय बिना अंतर्नियमों के रजिस्टर्ड लिख देना चाहिए, लिख देना होता है। एंड नंबर 3, रजिस्टर्ड कार्यालय की सूचना। रजिस्टर्ड कार्यालय की सूचना भी इसमें देनी। इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस। तो कंपनी के जो रजिस्टर्ड कार्यालय के स्थान तथा स्थिति की सूचना भी रजिस्ट्रार कार्यालय में भेजनी पड़ती है। यह सूचना रजिस्ट्रेशन के बाद 30 दिन के अंदर दी जा सकती है। एंड नंबर 4, संचालकों की सूची, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उन व्यक्तियों की सूची रजिस्ट्रार के पास भेजी जाती है जो कंपनी में संचालक के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं। एंड नंबर 5, संचालकों की लिखित सहमति, रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों की लिखित सहमति भी निर्धारित फॉर्म पर भेजनी चाहिए जो कंपनी के संचालक बनने के लिए सहमत हुए हैं। एंड नंबर 6, योग्यता अंशों के संबंध में वचन, अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स। इसके अंतर्गत बच्चे जो ये क्या है, तो संचालकों की लिखित सहमति के साथ एक दूसरी सूचना भी निर्धारित फॉर्म पर भेजनी पड़ती है जिसमें संचालकों की ओर से योग्यता अंशों को लेने तथा उनका भुगतान करने का वचन होता है। बच्चे यहाँ पर योग्यता अंश क्या होते हैं? योग्यता अंश से अभिप्राय यहाँ पर उन अंशों से है, योग्यता अंश से अभिप्राय उन अंशों से है जो अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित कंपनी में संचालकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा खरीदे जाने जरूरी होते हैं। ओके, तो उनको हम योग्यतांश कहते हैं। एंड नेक्स्ट है प्रबंध व्यवस्थापकों के साथ प्रारंभिक अनुबंध, प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट विद मैनेजरियल पर्सनल्स। इसके अंतर्गत कंपनी की जो प्रबंध व्यवस्था है, संचालक, प्रबंध संचालक, मैनेजर, सचिव तथा कोषाध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो इन व्यक्तियों के साथ किए गए प्रारंभिक अनुबंध की एक प्रति कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल करनी होती है और निजी कंपनी की दशा में इसे फाइल करना जरूरी नहीं है। एंड जो लास्ट है वो इसकी है वैधानिक घोषणा, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। तो कंपनी के समामेलन के समय एक वैधानिक घोषणा रजिस्ट्रार के पास भेजनी होती है कि रजिस्ट्री के लिए सभी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा चुकी है। वैधानिक घोषणा। ओके, तो ये था हमारे पास नंबर 2, यानी कि रजिस्ट्रार के जो पास प्रस्तुत किए जाने वाले जो प्रलेख थे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इंफॉर्मेशन अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स देनी है, रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स है, अंडरटेकिंग है, क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स के बारे में है, एग्रीमेंट विद मैनेजर पर्सनल्स एंड लास्ट जो है वैधानिक घोषणा है। ओके, एंड नेक्स्ट है नंबर 3, जो रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत किए जाने वाले जो प्रलेख हैं वो प्रलेख कौन कौन से हैं। ओके, नंबर 3 है निर्धारित शुल्क का भुगतान करना, पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। तो उपरोक्त जो प्रपत्र हैं इनको जो भरने के पश्चात है कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जो भेजनी पड़ती है, यह शुल्क कंपनी अधिनियम की धारा 611 के अनुसार होता है और यह भारतीय रिजर्व बैंक में भारत के सरकारी खाते में जमा किया जाता है। तो भारतीय कंपनी अधिनियम की 10वीं सूची में से शुल्क की दरें दी गई हैं। तो पूरी हो जाने के बाद यदि ये कार्यवाही जो पूरी हो जाती है तो रजिस्ट्रार कंपनी के समामेलन संबंधी प्रलेखों का निरीक्षण और जांच करता है। जब वो संतुष्ट हो जाता है कि सभी आवश्यक वैधानिक कार्यवाहियाँ पूरी कर ली गई हैं तो
समामेलन का प्रमाण पत्र तथा एक कारपोरेट पहचान संख्या, कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर CIN जिसको बोलते हैं, निर्गमित कर दी जाती है। और इसका जो फिर समामेलन का जो प्रभाव है वो क्या होता है, निम्नलिखित प्रभाव इसमें होते हैं। नंबर 1, कंपनी एक समामेलित संस्था बन जाती है। एंड नंबर 2, समामेलन के प्रमाण पत्र को न्यायालय में कंपनी के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नंबर 3, कंपनी एक कानूनी कृत्रिम व्यक्ति बन जाती है और उसका अस्तित्व सदस्यों से अलग माना जाने लगता है, जिसका अलग मोहर जो है होती है। एंड कंपनी का जो अस्तित्व है वो स्थायी हो जाता है। इसके प्राप्त करने की एक निजी कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। अपना जो है इसको जब आपको समामेलन का जो प्रमाण पत्र है मिल जाता है तो कंपनी अपना जो व्यापार है उसको प्रारंभ कर सकती है। नेक्स्ट है एंड लास्ट जो है इसका पॉइंट, पूंजी अभिदान, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। बच्चों, पूंजी अभिदान क्या चीज़ है? एक निजी कंपनी अथवा वह सार्वजनिक कंपनी जिसमें अंश पूंजी नहीं हो, समामेलन के तुरंत पश्चात अपना व्यापार आरंभ कर सकती है। अतः पूंजी अभिदान अवस्था और व्यापार आरंभ करने की जो अवस्था है अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी पर लागू होती है। एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये क्या चीज़ है इसको हम ध्यान से इसमें अध्ययन करेंगे। कंपनी द्वारा खरीदी गई या खरीदी जाने वाली संपत्ति का भुगतान करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रारंभिक व्ययों अथवा विज्ञापन कमीशन का भुगतान करने के लिए और उपरोक्त दोनों उद्देश्यों हेतु कंपनी द्वारा उधार ली गई राशि की वापसी या अदायगी के लिए हम इसका जो है वो उपयोग करते हैं। एंड वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो क्या है? कंपनी जनता को, हम जब कंपनी का निर्माण होता है प्रोस्पेक्टस जारी करती है और उसकी एक प्रति जो है रजिस्ट्रार को भेजती है। तो बच्चे, जब अंशों के लिए आवेदन पत्र कंपनी का बैंकर प्राप्त करता है, यदि कंपनी को न्यूनतम अभिदान, मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखो लिखा है, प्राप्त हो जाता है तो संचालक अंशों का आवंटन के प्रस्ताव पास करके आवेदकों को आवंटन पत्र भेज देते हैं और रजिस्ट्रार को आवंटन रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भेज दिया जाता है। और यदि कंपनी प्रावेदन जारी करने की तिथि से 120 दिन के अंदर जो है न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो कंपनी अंशों का आवंटन नहीं कर सकती तथा आवेदन पर प्राप्त धन लौटाना पड़ता है। अभी जो न्यूनतम अभिदान है ये क्या होता है? इसमें जो कंपनी ने अधिनियम द्वारा न्यूनतम अभिदान राशि जारी किए जाने वाले अंशों के 90% के बराबर निश्चित की है, यानी कि आपको 90% जो है वो सब्सक्रिप्शन जो है प्राप्त हो जाना चाहिए 120 दिन के अंदर अंदर, तभी आप जो है इनको अभिदान जो है, जो पूंजी अभिदान है, शेयर्स हैं उसको जारी कर सकते हैं और शेयर से प्राप्त जो पूंजी है उसको एकत्रित कर सकते हैं। यदि ये स्थिति आपके पास रहती है 120 दिन के अंदर और 90% जो है आपको प्राप्त हो जाता है तब, और यदि ऐसा नहीं होता है तब आपको जो राशि है जिन शेयर होल्डर्स ने सब्सक्राइब किया है उनको राशि जो है लौटानी होती है। ओके, तो और यदि कोई अंश पूंजी वाली कंपनी प्रावेदन का निर्गमन नहीं करती तो उसे अंशों या ऋण पत्रों के प्रथम आवंटन के कम से कम 3 दिन पहले स्थापन प्राविवरण स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री के लिए भेजना आवश्यक होता है और इसके पश्चात उसे आवंटन संबंधी सामान्य प्रक्रिया जैसे आवंटन पत्र भेजना, अंश प्रमाण पत्र निर्गमित करना, आदेश पूरा करना इत्यादि